हेलो प्यारे बच्चों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, पार्ट 2 है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। CBSE क्लास 10 का इतिहास है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पार्ट 2 है और उस पाठ का नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। जो इंडो चाइना है उसमें राष्ट्रवादी का आंदोलन कैसे चालू हुआ, कब चालू हुआ, किस प्रकार से उससे प्रश्न बनेंगे और उनके उत्तर हमको कैसे लिखना है, इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से कवर करेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। कौन सा प्रश्न दोस्तों? बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पहला प्रश्न है, इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? तो दोस्तों, इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता जो है 1945 में प्राप्त की थी दोस्तों। कब प्राप्त की थी? 1945 में प्राप्त की थी। साथ ही साथ कह रहा है दूसरा प्रश्न, फ्रांसीसी सेना जो है उसके बीच कब वियतनाम में उतरी थी? वियतनाम मतलब वियतनाम में कब उतरी थी? फ्रांसीसी सेना जो है वो वियतनाम में कब उतरी थी, कब गई थी? तो दोस्तों, ये उतरी थी 1958 में। कब उतरी थी दोस्तों? 1958 ईस्वी में उतरी थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश इंडो चाइना में सम्मिलित नहीं है? तो वो है म्यांमार। कौन? म्यांमार। ये इंडो चाइना में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो कह रहा है कि वियतनाम पर किस देश का गहरा प्रभाव पड़ा था? तो चौथा ऑप्शन इसमें है भारत। तो चौथे ऑप्शन में से देखते हैं। तो कह रहा है किस पर पड़ा था? तो वो था चीन। ठीक है दोस्तों, किस पर पड़ा था? चीन पर पड़ा था दोस्तों। अगला कह रहा है कि उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया था? तो स्थापित होने का काम यह था कि साम्राज्यवादी देश भी भलाई के लिए, कि साम्राज्यवादी जो देश है, जो साम्राज्यवादी लोग हैं, उसकी भलाई के लिए उपनिवेशों को स्थापित किया गया था। साथ ही साथ अगला कह रहा है प्रश्न, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में किया गया था। साथ ही साथ अगला प्रश्न जो दिया गया है वो कह रहा है कि होआ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये चाइनीज चीज़ें हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी हुइन फुसो। किसके द्वारा? हुइन फुसो के द्वारा किया गया था ये स्थापना। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है प्रश्न, यातना शिविर किन्हें कहा जाता है? तो यातना शिविर जो है वो कहा जाता है स्थानीय लोगों का, यातना देने का शिविर स्थानीय लोगों को कहा जाता था, कि स्थानीय लोग जो हैं यातना के। अगला प्रश्न कह रहा है, सन यात सेन कौन था? सन यात सेन कौन था दोस्तों? तो सन यात सेन कौन था? तो वो एक चीनी था। वह चीन का महान नेता था, अर्थात वह एक चीनी था। ठीक है दोस्तों, चीन का रहने वाला था। अगला प्रश्न कह रहा है, महामंदी का 1930 के दशक में वियतनाम, जिसे हम वियतनाम कहते हैं, पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं किया गया था? तो फिर ये वो था जापान में वियतनाम पर कब्जा करना। वियतनाम पर कब्जा करना ये महामंदी का विशेष कारण बन चुका था उस समय चीन में। कह रहा है कि हो ची मिन्ह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो दोस्तों, हो ची मिन्ह वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य के अध्यक्ष थे, तो बात सत्य है। उन्होंने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, ये भी बात सत्य है। विभाजन के बाद उन्होंने दक्षिण वियतनाम में सत्ता संभाली थी, तो ये बात गलत है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। अगला कह रहा है प्रश्न, कह रहा है वियतनाम जो है, जो वियतनाम है, वियतनाम की ट्रंग बहनों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? तो भैया, ट्रंग बहनें फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध लड़ी थी, यही बात सत्य नहीं है, बाकी सारी बातें सत्य हैं। प्रश्न आता है 1 नंबर का। अब विकल्प खत्म हुआ। कह रहा इंडो चाइना में कौन से देश सम्मिलित हैं? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया।
लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जो है ये सम्मिलित हैं इंडो चाइना में। अगला प्रश्न कह रहा है कि संरचनागत परियोजनाएं क्या होती हैं? तो ऐसी विशाल परियोजनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1930 की मंदी का वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रभाव पड़ने के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण समझते हैं, रबड़ और चावल के दाम गिर गए थे, किसानों पर कब्जा बढ़ने लगा था, बेरोजगारी में तेज़ी से वृद्धि हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है बच्चों कि वियतनाम की लपलपाती चिंगारी किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो न्यू अल और हाथिन प्रांतों को रेडिकल आंदोलन की चली आ रही एक लंबी परंपरा के कारण लपलपाती चिंगारी कहा जाता है इन्हीं दोनों को। साथ ही साथ इसके बाद आता है पांचवा प्रश्न जो है, एजेंट ऑरेंज क्या है? अमेरिका सेनाओं के वियतनाम पर इनका बिछड़ाव क्यों किया गया था, मतलब छिड़काव क्यों किया गया था, बिछड़ाव नहीं दोस्तों। कह रहा है कि एक ऐसा जहर जिसके छिड़काव से पेड़ों की पत्तियां झड़ जाती हैं, पौधे मर जाते हैं, जिन ड्रमों से इसे रखा जाता है उन पर ऑरेंज रंग की पट्टियां बन जाती हैं। इस जहर का छिड़काव इसलिए किया क्योंकि वे वियतनाम के जंगलों को नष्ट कर देना चाहते थे, इसीलिए अमेरिकी सेनाओं ने ऐसा किया था। इसे एजेंट ऑरेंज कहा जाता है दोस्तों। और ये बात तो गलत है कि किसी की प्रकृति को नष्ट कर देना, ये दुनिया को भी प्रभाव देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उपनिवेशों को क्यों स्थापित किया गया? साम्राज्यवादी देश की भलाई के लिए उपनिवेशों को स्थापित किया गया था दोस्तों। सातवां प्रश्न है, सन यात सेन कौन था? तो चीन के एक महान नेता थे दोस्तों, इन्होंने बहुत सारी पार्टियां बनाई थी। अगला कह रहा है कन्फ्यूशियस कौन था? तो ये दार्शनिक था, चीनी दार्शनिक था दोस्तों। कन्फ्यूशियस क्या था? एक चीनी दार्शनिक था। अगला प्रश्न कह रहा है 1903 में हनोई के नवनिर्मित आधुनिक भाग में कौन सी महामारी प्रलयली थी, यानी फैली थी, यहाँ पर होना चाहिए प्रलयली लिख दिया गया है। ब्यूबानिन प्लेग एक बीमारी थी जो हनोई में फैल गई थी। ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है अगला प्रश्न, कह रहा है कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो ऐसा अनुबंध जिसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं दिए जाते थे, शर्तों के अनुसार काम, मतलब शर्तों के अनुसार था, शर्तों के अनुसार काम न कर पाने पर मालिक उनके खिलाफ मुकदमे दायर कर देते थे, उन्हें सज़ा देते थे, उन्हें जेल में डाल देते थे, ये सारे कार्य होते थे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं लघु दीर्घ उत्तरी प्रश्न 3 और 5 वाले प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर के और 5 नंबर के। पहला प्रश्न जो आपका दिया गया है दोस्तों, उसका नाम है वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद टकराव क्यों होने लगा? कारण लिखिए और कारण बताइए। तो यहाँ पर कारण 3-4 दिए गए हैं दोस्तों। पहला कारण है फ्रांसीसियों का दबाव सबसे ज़्यादा सैनिक व आर्थिक मामलों में था। दूसरा था उन्होंने वियतनाम संस्कृति के तहत उन्होंने वियतनाम संस्कृति को तहस नहस करने की कोशिश की थी। साथ ही साथ फ्रांसीसी और उनके वर्चस्व यानी उनके नाम का असहस करने वाले हर चीज़ को खिलाफ वियतनाम के लोगों ने विरोध किया। साथ ही साथ यहाँ से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़े। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है वियतनाम की संपदा का शोषण करने लगे। उन्होंने जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए फ्रांसीसियों द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या की थी, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहला करा फ्रांसीसियों ने मेकांग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए नहर बनवाई, साथ ही साथ जल निकासी का भी प्रबंध किया। लोगों को जबरन काम पर लगाया गया। साथ ही साथ चावल के उत्पादन में वृद्धि की गई। संसार का सबसे बड़ा निर्यात देश बनाया गया वियतनाम को। यहीं से निर्यात का काम सबसे ज़्यादा किया गया था। अगला प्रश्न, फ्रांसीसियों ने वियतनाम में संरचनात्मक परियोजनाओं का निर्माण क्यों किया और किस तरीके से किया? तो पहला था वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ियों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने के
कायम किए गए। साथ ही साथ विशाल रेल नेटवर्क का निर्माण भी किया गया। वियतनाम के उत्तरी व दक्षिणी भागों को जोड़ा जाने लगा। रेल लाइन के जरिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के रास्ते से होते हुए वियतनाम को सियाम देश में जोड़ दिया गया। साथ ही साथ फ्रांसीसी व्यवसायियों द्वारा अर्थात व्यापारियों द्वारा कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए सरकार पर दबाव डाले गए। ठीक है दोस्तों, क्या डाले गए? दबाव डाले गए। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जो वियतनाम के बंटवारे से पूरा देश युद्ध के मोर्चे में तब्दील होकर रह गया, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अपने ही लोगों और पर्यावरण की तबाही देखी थी। तख्तापलट में बायो डाई को गद्दी से हटाया गया। डीएम की अगुवाई में एक और निरंकुश शासन की स्थापना की गई थी। तानाशाही के खिलाफ एनएलएफ की स्थापना की गई। इसने हो ची मिन्ह के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से देश के एकीकरण के लिए आवाज़ उठाई थी दोस्तों। साथ ही साथ अगला प्रश्न यहाँ देखने को मिलता है कि उन संरचनात्मक परियोजनाओं का वर्णन कीजिए जिन्हें फ्रांसीसी उपनिवेशकों ने वियतनाम में विकसित किया था। पहला था, वियतनाम में मेकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहां नहरें बनाई गई। जल काशी प्रबंध शुरू किया गया। सिंचाई व्यवस्था का विस्तार किया गया। कई नहरें व भूमिगत जल सुधार भी किए गए। लोगों को जबरन काम पर लगाने से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। वियतनाम चावल का दुनिया में 1931 तक तीसरा स्थान नियमित बन चुका था। तीसरा स्थान था दोस्तों 1931 में उसका। अगला प्रश्न कह रहा है, उपनिवेशों का विकास करना क्यों जरूरी है? कारण लिखिए। तो यहाँ पर हम कारण लिखते हैं दोस्तों। कारण कह रहा है कि उपनिवेशों का विकास गुलाम देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हुआ। विकास जरूरी है जिससे मुनाफा कमाया जा सके। साथ ही साथ जीवन स्तर बेहतर होगा, वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, बाजार फैलेगा तो फ्रांसीसी व्यापारियों को भी फ़ायदा होने लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि फ्रांसीसियों की शिक्षा नीति का वर्णन करें। वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल खोलने के उद्देश्य से क्या व्याख्या की गई, उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर अब हम समझते हैं दोस्तों फ्रांसीसियों की बहुत सारी विशेषताएं, उनकी नीतियाँ। फ्रांसीसी की शिक्षा नीति क्या थी, एजुकेशन शिक्षा नीति क्या थी? पहला है मुख्य प्रश्न करा, शिक्षा किस हद तक दी जाए, किस भाषा में दी जाए। दूसरा था धनी वर्ग पर चीनी संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। परंपरागत शिक्षा को तहस नहस किया गया। फ्रांसीसी किस्म के स्कूल खुले गए। फ्रांसीसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने का दबाव नीति निर्देशकों द्वारा किया गया। कुछ का विचार था कि छोटी कक्षाओं में वियतनाम और बड़ी कक्षाओं में फ्रांसीसी भाषा दी जाए। ठीक है, मतलब फ्रांसीसी भाषा से और साथ ही साथ वियतनामी भाषा में उन्हें शिक्षा दिया जाए। किताबों में फ्रांसीसियों और औपनिवेशिक शासन का गुणगान किया गया। वियतनामियों को आदिम और पिछड़ा दर्शाया गया जो बौद्धिक कार्य के लिए लाभदायक नहीं था। 1907 में पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने के लिए टोकिन फ्री स्कूल खोला गया। स्कूल छात्रों को पश्चिमी शैली को अपनाने के लिए उकसाया गया था। ठीक है दोस्तों, उकसाया गया था। साथ ही साथ इसमें कहा जाता है कि विद्यार्थियों को जानबूझकर फेल करना ताकि वे अच्छी नौकरियां को प्राप्त ना कर सके, ये भी सूचना दी गई थी, लगभग शायद जानकारी थी। पुस्तकों और पाठ्यक्रम का शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा विरोध किया जाने लगा। शिक्षा के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे उपनिवेशवाद के विरोध और स्वतंत्रता के हक में चलने वाला व्यापक आंदोलन बन चुका था दोस्तों। साथ ही साथ इसमें कह रहा है कि टोकिन फ्री स्कूल खोलने का मात्र उद्देश्य क्या थे। तो पहला उद्देश्य था फ्रांसीसी वियतनामियों को पश्चिमी ढंग से शिक्षा देने चाहिए थे। विज्ञान स्वतंत्रता, फ्रांसीसी भाषा और साहित्य शामिल थे। कह रहा है कि कक्षाएं शाम को लगती थी, इसके लिए फीस अलग देनी पड़ती थी।
बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8वां है, चीन में शुरू हुई पूर्व की ओर चलो आंदोलन की क्या विशेषताएं थी। पहला था 20वीं सदी के शुरू में चीन में शुरू हुआ। 300 वियतनामी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने जापान गए थे। वियतनाम से फ्रांसीसियों को निकाला गया था। वियतनाम से फ्रांसीसियों क्या किया गया था? निकाला गया था। जापानियों से हथियार व समर्थन की मांग की गई थी। वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर जो है 9 नंबर आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के लिए वियतनाम के संघर्ष में महिलाओं की भूमिका क्या थी? भाई महिलाएं भी कुछ कार्य करती थी। तो पहला था 1960 के दशक के पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन से लोहा लेती औरतों की तस्वीरें छापने लगी थी। योद्धा के रूप में नहीं बल्कि कामगारों के रूप में भी पेश किया गया महिलाओं को। बूढ़ी या जवान औरतों को निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा करते दिखाया गया था कि बिना स्वार्थ के वे देश की रक्षा कर रही हैं। हो ची मिन्ह मार्ग की 4 विशेषताओं पर वर्णन कीजिए। पहली विशेषता थी कि इस मार्ग पर सड़कों का एक बड़ा जाल है जो पड़ोसी देशों से जोड़ता है। फुटपाथों और सड़कों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से सैनिक व रसद सामग्री भेजी जाती थी। इन मार्गों पर जगह जगह छोटे सैनिक अड्डे व अस्पताल बने थे। माल ढुलाई का काम कूली किया करते थे, मतलब माल ढुलाई का काम कूली किया करते थे। साथ ही साथ अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों द्वारा प्लेग की समस्या को हल करने के लिए कौन से कदम उठाए गए थे? पहला, 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। चूहों के बदले इनाम दिया जाने लगा। इनाम के चक्कर में चूहे पकड़ते और छोड़ देते थे। हनोई नगर में सफाई अभियान चालू किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये सब प्लेग को बचने के उपाय ढूंढे गए थे। वियतनाम पर फ्रांसीसियों के कब्जे के बाद टकराव क्यों होने लगा था? क्या कारण था? तो पहला था फ्रांसीसियों का नियंत्रण सबसे ज़्यादा सैनिक व आर्थिक मामलों में था। उन्होंने वियतनामी संस्कृतियों को तहस नहस करने की कोशिश की। फ्रांसीसियों और उनके वर्चस्व का असहास करने वाली हर चीज़ के खिलाफ वियतनाम के लोगों ने विरोध किया। यहाँ से वियतनाम में राष्ट्रवाद के बीज पड़ चुके थे कि भैया राष्ट्र होना चाहिए, देश होना चाहिए। वियतनाम की संपदा का शोषण करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए फ्रांसीसियों द्वारा उठाए गए कदमों की व्याख्या करो। तो पहला है, फ्रांसीसियों ने यहाँ मेकांग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले नहर बनवाई, जल निकासी का प्रबंध किया था दोस्तों, और उन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती इस काम में लगाया था। चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। इस संसार का सबसे बड़ा निर्यात देश बन चुका था वियतनाम। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस उपनिवेशों का विकास करना जरूरी और उसके कारण। उपनिवेशों का विकास गुलाम देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया। विकास जरूरी है जिससे मुनाफा कमाया जा सके, जीवन स्तर बेहतर होगा, वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, साथ ही साथ बाज़ार फैलेगा, फ्रांसीसी व्यापारियों को फ़ायदा होगा। इसलिए ये मुहिम विकसित की गई थी, चलाई गई थी। साथ ही साथ अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी वियतनाम के लोगों को शिक्षित करना क्यों चाहते थे? कारण स्पष्ट कीजिए कि वियतनाम को शिक्षा मिलनी चाहिए, फ्रांसीसियों ने किया था। तो किस लिए? सभ्य बनाने के लिए शिक्षा जरूरी था। वे सस्ते क्लर्क चाहते थे जो उन्हें समझ सके, प्रशासन व्यवस्था में उनकी सहायता कर सके। वे फ्रांस की सांस्कृतिक श्रेष्ठता को देखेंगे तथा कार्य करने में गर्व महसूस करेंगे। इसलिए उन्होंने शिक्षा जरूरी समझा कि वियतनाम को शिक्षा देनी चाहिए। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल खोलने के क्या उद्देश्य थे, उस पर व्याख्या करना है। तो दोस्तों, पहला था फ्रांसीसी वियतनामियों को पश्चिमी ढंग की शिक्षा देना चाहते थे। विज्ञान, स्वच्छता और फ्रांसीसी भाषा और साहित्य शामिल थे इसमें। कक्षाएं शाम को लगती थी, इनके लिए फीस अलग से देनी पड़ती थी। बच्चों को छोटे छोटे बाल रखने की सलाह दी जाती थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, चीन में शुरू हुए पूर्व की ओर चलो आंदोलन की 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चीन में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था पूर्व की ओर चलो। तो पहला था इसमें 20वीं सदी से शुरू में चीन में शुरू हुआ था।
300 वियतनामी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने जापान गए थे। वियतनाम से फ्रांसीसियों को निकाला गया। जापानियों से हथियार व समर्थन की मांग की गई। वियतनामी विद्यार्थियों ने टोक्यो में रेस्टोरेशन सोसाइटी की स्थापना कर दी थी दोस्तों। साथ ही साथ अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि फ्रांसीसियों द्वारा प्लेग की समस्या को हल करने के क्या उपाय थे, उन पर व्याख्या करना है। पहला उपाय 1902 में चूहों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। चूहे के बदले इनाम दिया जाने लगा। इनाम के चक्कर में चूहे पकड़ते और छोड़ देते थे। प्लेग से पीड़ित रोगियों के लिए अस्पताल खोल देते थे और हनोई नगर में सफाई की अभियान चालू की गई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग की 4 विशेषताएं बताइए। इस मार्ग पर सड़कों का एक बड़ा जाल है जो पड़ोसी देशों को जोड़ता है। फुटपाथों और सड़कों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से सैनिक व रसद सामग्री भेजी जाती थी। भूल भुलैया मार्ग पर 2 छोटे छोटे सैनिक अड्डे व अस्पताल बने हुए थे। माल ढुलाई का काम कुली किया करते थे। साथ ही साथ 1930 में आई महामंदी के वियतनाम पर बड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। कह रहा है कि रबड़ व चावल के दाम गिर गए थे, कर्जा बढ़ने लगा था, चारों तरफ बेरोजगारी थी। फ्रांसीसियों ने बगावतों को सख्ती से कुचल डाला था। जुलूसों पर हवाई हमलों से भी बमबारी की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वियतनाम में औरतों को किस प्रकार योद्धा के रूप में दिखाया गया था। पहला, 1960 के दशक के पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन से लोहा लेती औरतों की तस्वीर छापने लगी थी। योद्धा के रूप में ही नहीं बल्कि कामगारों के रूप में इन्हें पेश किया गया। बूढ़ी या जवान औरतों को निस्वार्थ भाव से देश की रक्षा करते हुए दिखाया गया कि भैया निस्वार्थ ये महिलाएं देश की रक्षा में अपना पूरा वर्चस्व दे रही हैं। ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि सीबीएसई क्लास 10 में सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन के तहत अन्य प्रश्न होंगे उस प्रश्नों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है जो बड़े पैमाने पर नंबर देंगे, 5 नंबर के होंगे। कह रहा है कि औपनिवेशिक वर्चस्व और शिक्षा के खिलाफ उनके खिलाफ उत्पन्न प्रतिरोधों के फलस्वरूप कई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। वियतनाम का उदाहरण देकर के उन्हें उनके विचारों को प्रकट करना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि औपनिवेशिक नियंत्रण के द्वारा ताकतवर देश अधीन देश का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण करता था, जिसका लोग विरोध करते थे और उनसे सामूहिक एकता पैदा होती थी। इसका कारण वियतनाम में जहां फ्रांस के नियंत्रण ने उनके सांस्कृतिक जीवन को तहस नहस कर दिया, आर्थिक शोषण और राजनीतिक नियंत्रण के लोगों के जीवन में कठिनाइयां पैदा की गई, जिसका लोगों ने विरोध करते हुए जमकर संघर्ष किया और यहीं से वियतनामी राष्ट्रवाद की नींव पड़ी, अर्थात यहीं से राष्ट्रवाद का उदय हुआ वियतनाम में। आगे कह रहा है दोस्तों, किसी भी देश को उपनिवेशित बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। फ्रांस का उदाहरण देकर समझाइए कि फ्रांस में किस प्रकार ये हुआ था। पहला है, उपनिवेश बनाने की जरूरत निम्नलिखित कारण थे। पहला, प्राकृतिक संसाधन हासिल करने और जरूरी सजो सामान जुटाने की कोशिश की गई इसी के लिए। साथ ही साथ पश्चिमी देशों में जिसमें फ्रांस भी था कि यह समानता की दुनिया के सभी पिछड़े देशों में सभ्यता की रोशनी पहुंचाना उसका दायित्व हो गया था, कर्तव्य हो गया था। साथ ही साथ औद्योगिकरण के कारण अति उत्पादन को बेचने के लिए नए बाजार की खोज की गई थी। साथ ही साथ अगला प्रश्न है, उपनिवेशों का विकास करना साम्राज्यवादी देशों की मजबूरी थी, स्पष्ट कीजिए। तो आइए उत्तर समझते हैं। उपनिवेशों की स्थापना का मकसद ही स्वामी राष्ट्र के हितों की पूर्ति थी, किंतु इनका अधिकांश फायदा तभी हो सकता था जब उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए, क्योंकि गुलाम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और जीवन स्तर बेहतर होगा तो वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। वियतनाम में फ्रांस द्वारा किए गए प्रगति के उपाय इसी भावना से प्रेरित थे, जैसे भूमि सुधार, रेलवे, सड़क, बंदरगाह का विकास, फौज और वस्तुओं के आवागमन के लिए संरचनात्मक सुधार किए गए ताकि वियतनामियों को काफ़ी उपनिवेश के अनुसार फ़ायदा मिल सके। अगला है, औपनिवेशिक देशों में समाजवादी देशों द्वारा किए गए शिक्षा के प्रसार ने दोहरी भूमिका निभाई। अपने विचार वियतनाम के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए।
तो भैया फ्रांसीसियों का दावा था कि वे वियतनाम को आधुनिक सभ्यता से परिचित कराते रहें। देसी जनता को सभ्य बनाने के लिए शिक्षा अहम थी। फ्रांसीसियों को शिक्षित कामगारों की ज़रूरत थी, किंतु पढ़ाने लिखाने से लोग औपनिवेशिक शासन पर सवाल उठाने लगे। इसके अलावा अपनी संस्कृति के प्रति जुड़ाव के परंपरागत शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की फ्रांसीसी किस्म की शिक्षा का विरोध भी किया गया। अपनी संस्कृति की सुरक्षा की चिंता और आधुनिक मूल्यों के प्रसार ने लोगों में उपनिवेशवाद के खिलाफ बड़ा कदम उठाने को मजबूर कर दिया और वे खड़े कर दिए गए कि हम अपने ही संस्कृति की बात करेंगे, आपकी संस्कृति का हम उल्लंघन करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है दोस्तों, सीमित संसाधनों वाला एक छोटा राष्ट्र अपनी सूझबूझ से महाशक्ति को भी झुका सकता है। वियतनाम अमेरिका युद्ध के उदाहरण दीजिए। कि भैया अमेरिका बड़ा युद्धकारी था, उसको भी झुका देने की क्षमता किन साधनों ने की थी। तो दोस्तों 1965 से 1972 के बीच अमेरिका ने अपनी अत्यधिक सेना की मदद से वियतनाम पर युद्ध थोप दिया था। साथ ही साथ वियतनाम ने काफ़ी सूझबूझ के साथ इनका मुकाबला किया। हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग इनका उदाहरण था। फुटपाथों और सड़कों पर विशाल नेटवर्क के जरिए देश के उत्तरी और दक्षिणी भागों को जोड़ा गया, जिससे सैनिक रसद भेजी जाती थी। औरतों ने पीठ पर लाद कर माल ढुलाई किया करती थी। बेहिसाब बमबारी के बावजूद अमेरिका इस सप्लाई लाइन को ध्वस्त नहीं कर पाया। एक छोटे देश की जीवटता यह दर्शाती है कि कमज़ोर देश सूझबूझ से महाशक्ति को भी झुका सकती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो MJCC सोशल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।